बच्चों पिछले लेक्चर्स में हमने जीओसी का टॉपिक स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में रिएक्शन के लिए बॉन्ड फ्यूजन होना कितना आवश्यक है, प्लस कितने टाइप के बॉन्ड फ्यूजन हुए। तो बेसिकली दो तरीके के बॉन्ड फ्यूजन हुए, एक हुआ आपका हेटेरोलिटिक मैनर से और एक हुआ होमोलिटिक मैनर से। हेटेरोलिटिक मैनर से हम लोगों ने रिजल्ट क्या पाया कि हेटेरोलिटिक मैनर के हिसाब से अगर बॉन्ड का फ्यूजन होगा तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन फॉर्म होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या वैसे केटायन और एनायन फॉर्म होगा। और अगर होमोलिटिक मैनर से बॉन्ड का फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। यानी बेसिकली हमें कल के डिस्कशन से ये पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन इंटरमीडिएट मिलते हैं, एक आपका केटायन, एक एनायन और एक आपका फ्री रेडिकल। आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे और प्लस उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने मिले थे। तो बेसिकली three type of reaction intermediate form during bond fusion। कौन कौन सा? तो पहला है आपका कार्बोकेटायन, दूसरा है आपका कार्बेनाइन, और तीसरा है आपका फ्री रेडिकल। देखो कहना मैं चाह रहा हूं कि बॉन्ड के फ्यूजन से तीन इंटरमीडिएट बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन तीन के अलावा इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, बट बेसिकली हम बोर्ड लेवल, नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल में हम बेसिकली जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जीओसी के अंतर्गत हम इन तीन को ही फॉलो करेंगे। इसके अलावा कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है और बेंजाइन होता है। ये भी आपके तीन फ्री रेडिकल्स, तीन अलग इंटरमीडिएट्स होते हैं। बट कार्बीन, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ये जो आपके तीन अलग से हमने इंटरमीडिएट लिखा है, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इसका भी जिक्र होता है, बट इनका जिक्र बेसिकली जेईई एडवांस के लेवल पे होता है। हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो मुख्य रूप से कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। खास करके इस बनता कैसे है और प्लस इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज कैसे है। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन आपका अलग अलग टॉपिक्स में कवर होते हैं, जीओसी के साथ हम लोग बेसिकली कवर नहीं करते हैं। क्लियर है? तो चलो हम बात करते हैं कार्बोकेटायंस के बारे में। क्लियर है? तो चलिए हम कार्बोकेटायंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कार्बोकेटायंस के बारे में। कार्बोकेटायन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो मतलब कार्बन और कटायन मींस कटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होने वाला आयन। यानी कार्बोकेटायन आपका वह स्पीशीज होगा या वह रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से OH,
वेयर अगर हम बात करें तो वेयर R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप, मे बी R1 R2 R3, R1 R2 R3 इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, यह आपका इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है, यानी R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। अब देखो जब ये डिसोसिएट करेगा, जब मैं इसको हीट करूंगा, ध्यान से समझना, जब मैं इसको हीट करूंगा तो चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और आपको यह भी पता है कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस दौरान जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली रूप से ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफर होने के वजह से ये जो आपका बनेगा, इसमें हम थोड़ा सा एसिड भी ले रहे हैं, तो जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्लियर है, R1 R2 R3। अब देख रहे हो इस स्पेसीज में आपका एक पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेसीज बन रहा है, यानी एक इस रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर कल हम ध्यान देंगे तो ये कहेंगे कि ये हेटेरोलिटिक मैनर में बॉन्ड का फिजन हुआ है, यानी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसीज के ऊपर ट्रांसफर हुए। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कार्बोकेटाइन is formed during heterolytic bond fission, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन के दौरान कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो पहला यही है कि कार्बोकेटाइन कहां बनता है, तो कार्बोकेटाइन वहां बनेगा जहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड का फिजन होगा। दूसरी चीज, अगर मैं आगे देखूं प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्बन की जो वैलेंसीज है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 वैलेंसी फुलफिल है। इट मींस कार्बन आपका 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और 1 बॉन्ड खाली है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो कार्बोकेटाइन है वह ट्राइवैलेंट है। क्या है? ट्राइवैलेंट। कार्बोकेटाइन इज ट्राइवैलेंट, कार्बोकेटाइन इज ट्राइवैलेंट, कार्बोकेटाइन आपका ट्राइवैलेंट है। क्लियर है, क्योंकि R2, R1 और R3 अगर देखा जाए तो सिर्फ कार्बोकेटाइन के पास 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है, 1 वैलेंसी खाली है, तो इसीलिए लिखा है कार्बोकेटाइन इज ट्राइवैलेंट। अब अगर देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसमें 2 to 4 to 6 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के ऑर्बिटल में। इट मींस यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर जो है वह आपका 3 है। अच्छा, लोन पेयर कितना है? तो चूंकि सब बॉन्डिंग में है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि लोन पेयर 0 है। और अगर मैं इसी तरह से स्टडी करूं तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें 0 है। यानी बेसिकली कार्बोकेटाइन कहां फॉर्म होता है? तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन में। कार्बोकेटाइन ट्राइवैलेंट होता है, इसमें बॉन्ड पेयर 3 होता है, लोन पेयर 0 है और अनपेयर्ड 0
चौथा, तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इन कार्बोकेटाइन Cl नंबर कितना है, तो 3 है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज होने के वजह से जो ज्योमेट्री होगी वह आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ऑलरेडी यह चीज हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। यानी अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि यह ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगी। क्लियर है? अब चूंकि यह प्लेनर है, अगर प्लेनर है कुछ इस तरह से एक प्लेन में, मान लो कि यहाँ पे हमारा ये आपका एक R1 है, एक R2A है और दूसरा R3A है, तो R2 R3 और R इसके होने की वजह से, इस तरह से एक प्लेन में होने की वजह से अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा तो रिएक्शन के दौरान रिएजेंट टॉप अटैक भी कर सकता है और बॉटम अटैक भी कर सकता है। यानी हमेशा कार्बोकेटाइन, अगर आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो 2 आपके प्रोडक्ट देंगे। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्रिक ट्राइगोनल प्लेनर है, तो अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो सोचो और बताओ बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल होगा आपका 120 डिग्री। यह एंगल 120 डिग्री, ये भी एंगल 120 डिग्री और ये भी एंगल 120 डिग्री होगा। यानी समअप अगर मैं बात करूं तो कार्बोकेटाइन में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, सो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री sp2 के अगेंस्ट ट्राइगोनल प्लेनर और ईच बॉन्ड इज 120। क्लियर है? अब मैं 5वें प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान में समझना। चूंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो सब आपके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है? और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होने के वजह से यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा वो डाईमैग्नेटिक आएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कार्बोकेटाइन इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। कार्बोकेटाइन आपका डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है N+1, जहां पे N है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और चूंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है इसलिए पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है? छठा हम बात करें, चूंकि यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लिविस एसिड है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्लियर है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट the carbocation is basically Lewis acid। चूंकि इसमें ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रख करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो कार्बोकेटाइन होता है वह आपका लिविस एसिड जैसा बिहेवियर कर सकता है। दूसरी चीज, जिन स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह इलेक्ट्रॉन का लघु होता है और इलेक्ट्रॉन लघु होने की वजह से यह इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपका
कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सातवां है कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो बेसिकली आपके कार्बोकेटाइन की यह आपकी क्या है प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? तो पहले ट्राइवैलेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रखा है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ईच एंगल 120, प्लेनर होने की वजह से रिएजेंट इसके टॉप अटैक और बॉटम अटैक कर सकता है, डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और कोई भी इसका पेयर, कोई भी लोन पेयर भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से लिविस एसिड है, और यह आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर करेगा। क्लियर है? तो यह प्रॉपर्टी हुई कार्बोकेटाइन की। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर है? तो चलो बच्चों पढ़ने चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बेनाइन। कार्बेनाइन कहने का मतलब यह है कि यह एक कहना चाह रहा है कार्बेनाइन मतलब कि कार्बन और एनाइन यानी कार्बन के ऊपर, कार्बेनाइन क्या है? दो वर्ड से मिलकर के बना है, कार्बन प्लस एन आयन, यानी कि कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कार्बन की स्पेसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हम उनको कार्बेनाइन कहेंगे। जैसे अच्छा कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो चूंकि वहां हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के हिसाब से कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पे भी कार्बन अपना बॉन्डिंग के पूरे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इट मींस कि जिससे जुड़ा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन, जिसके वजह से बॉन्ड के फ्यूजन होने के बाद जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली रूप से कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं CH3MgBr, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब मैं इसको हीट करूंगा तो चूंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो कार्बन मैग्नीशियम जो बॉन्ड होगा वह बहुत ही पोलर होगा, और उस कंडीशन में आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्लस उसके साथ साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यानी हम कह सकते हैं कि कार्बेनाइन इज फॉर्म ड्यू टू हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? दूसरा क्या हो सकता है? अगर मैं कार्बेनाइन की बात करूं तो जो भी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन मैग्नीशियम में यहाँ पे हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं, जिसके वजह से यह आपका एक लोन पेयर भी रखेगा। प्लस अगर मैं CH3 को देखूं तो इसमें बॉन्ड पेयर भी आपके 3 हैं,
और अगर वैलेंसी की बात करूं तो कार्बन आयन ट्राईवैलेंट होगा, ट्राईवैलेंट होगा, वैलेंट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कार्बन आयन इज ट्राईवैलेंट, कार्बन आयन आपका ट्राईवैलेंट होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर इसमें आपके 3, लोन पेयर 1 जो नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके साथ साथ अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बताइए कि अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो क्या उस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरी चीज, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? तो बेसिकली 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल ऑर्बिटल्स हमें चाहिए 4, और 4 ऑर्बिटल्स के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसमें जो स्ट्रक्चर आएंगे वह टेट्राहेड्रल होता है, एंड स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब देखो, चूंकि इसके 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर यह इजीली डोनेट कर सकता है, तो हमें कह सकते हैं कि आपका जो कार्बन आयन है वो लिविस बेस जैसा बिहेवियर करेगा। यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन आयन इज लिविस बेस इन नेचर। कार्बन आयन इज लिविस बेस इन नेचर। यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कार्बन आयन इज Lewis base in nature because due to presence of lone pair के प्रेजेंस होने के वजह से कार्बन आयन आपका लिविस बेस जैसा बिहेवियर करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं? चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप बताओ क्या हो सकता है? अभी हमने कार्बनिक एटाइल फॉर्म में बारे में बात किया है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होगी। सेम इसी तरह से यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कार्बन आयन की 0 होगी, यानी कि डायमैग्नेटिक होगी, डायपोल मोमेंट 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन आयन इज आल्सो डायमैग्नेटिक in nature due to absence of unpaired electron। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के absence के वजह से कार्बन आयन भी आपका डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर है? तो बेसिकली कितनी प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बनेगा, प्लस कार्बन आयन ट्राईवैलेंट होगा, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा? तो बॉन्ड एंगल आप लिख सकते हैं कि 1
09.28 मिनट्स। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल लुईस बेस होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्बोनाइल डायमैग्नेटिक नेचर का होगा ड्यू टू अनपेयर्ड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे अगर बात करेंगे तो चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इजीली आसानी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, चूंकि हमारे कार्बोनाइल में लोन पेयर है जिसके वजह से या किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसीज को अपना लोन पेयर दे सकता है। यानी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में कि आपका जो कार्बोनाइल होता है वह आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेवियर करेगा। यानी हम साथ सेवन लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल इज न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। यानी it can be donate lone pair to electron deficient or positively charged species। किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो बेसिकली इसके 7 आपके प्रॉपर्टीज हैं कार्बोनाइल्स। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया है? तो अभी तक हमने कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन और कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया है। उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया है? तो कार्बोनाइल की फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया है और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके फ्री रेडिकल्स की प्रॉपर्टी और फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइल की फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। क्लियर है? तो चलो हम बात करते हैं अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स होता क्या है? फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अब देखो अगर मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्ड है और इसको हम H म्यूज के हीट में हीट कर रहे हैं, सनलाइट में हीट कर रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वह आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ज्वाइनिंग एटम पे। यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, यह बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चला जाएगा। अच्छा आप बताओ कल के लेक्चर के आधार पे कि बेसिकली वह कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है जिसमें आपका बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है? थोड़ा सोचो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा सोचो फिर आगे बढ़ता हूं। अभी आप लोगों ने सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो मैं बता दे रहा हूं। बेसिकली जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म ड्यूरिंग होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के बेसिस पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और कंडीशन क्या है कि ज्वाइनिंग एटम है एटलीस्ट ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटलीस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहा है कम टेंपरेचर पे, और उस कंडीशन में आपका फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी हम लिख सकते हैं इन फ्री रेडिकल खास करके कार्बन फ्री रेडिकल, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कार्बन फ्री रेडिकल का, इसी को थोड़ा ध्यान देना। इन फ्री रेडिकल बेसिकली हम लिख सकते हैं कार्बन, क्या है, तो बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल में बॉन्ड पेयर की संख्या 3 है, लोन पेयर की संख्या 0 है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। अब चूंकि यहां पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर है नहीं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होगा। जब भी हाइब्रिडाइज होगा तो बॉन्ड पेयर के होंगे, लोन पेयर तो आपका 0 ही है। तो हम इस पे बेसिस कह सकते हैं थर्ड नंबर पे कि आपके बॉन्ड पेयर की संख्या अगर 3 है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल जो है वह बेसिकली ट्राइवैलेंट है। क्या है? ट्राइवैलेंट है। क्या रखा है? ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट होने के वजह से चौथी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन फ्री रेडिकल्स की, वह आपका बेसिकली sp2 है एंड ज्योमेट्री sp2 के अगेंस्ट एंड जियोमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आपकी sp2 के अगेंस्ट ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्लियर है? तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो बॉन्ड एंगल होगा आपका 120 डिग्री ईच। क्लियर है? 120 डिग्री सभी। प्लेनर होने की वजह से इसके ऊपर भी रिएजेंट टॉप अटैक और बॉटम अटैक कर सकता है या करता है अगर आपका फ्री रेडिकल है तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो क्या कह सकते हैं? चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब बताओ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? तो चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूले में जब भी आप डाइपोल मोमेंट निकालते हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो, तो जाहिर सी बात है कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन the carbon free radicals is what? Paramagnetic in nature, किस वाले फॉर्मूले से? तो फॉर्मूला आपका n+1 where n is equal to number of unpaired electron, इस वाले फॉर्मूले के बेसिस अगर ध्यान दोगे तो चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह आपका पैरामैग्नेटिक होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर रखेगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं होमोलिटिक मैनर से होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 0 आपका लोन पेयर होगा, जिसके वजह से जो ज्योमेट्री आएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा
वो sp2 होगा, ज्योमेट्री आएगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 ईच होगा, प्लस इसके साथ साथ एक ट्राइवैलेंट होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर पाई जाएगी, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अच्छा, अब मुझे 6 और लास्ट बताइए आप, क्या यह लिविस एसिड या लिविस बेस होगा? तो जवाब ये आएगा कि सर, चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग गेनिंग, यानी अगर आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग की बात चलती है तभी लिविस बेस कॉन्सेप्ट और एसिड कॉन्सेप्ट चलता है। चूंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह स्पेसीज ना ही लिविस एसिड होगा ना ही लिविस बेस होगा। क्यों? क्योंकि लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के हिसाब से काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल इज neither Lewis acid nor Lewis base, ना ही ये लिविस एसिड होगा ना ही लिविस बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी दो की है। जब भी है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ना ही एसिड है और ना ही अपना एक पेयर के हिसाब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए लिविस बेस भी नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, सेम में एक नया प्रॉपर्टी आती है। अच्छा, ये बताओ, क्या कार्बन फ्री रेडिकल्स न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होगा? जवाब ये आएगा सर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के वजह से यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होगा वह आपका कौन सा नेचर होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर होगा। यानी हम कह सकते हैं सातवां कि कार्बन फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का कार्बन फ्री रेडिकल होगा। तो आज के टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ा? जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस के दौरान कौन कौन से इफेक्ट हैं जो केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उनका नाम क्या क्या है और कैसे वो वर्क करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।